नमस्कार। आज हम 7 फरवरी 2024 के कुछ ज़रूरी करंट अफेयर्स को खंगालने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी अहम हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ खबरों को एक-एक करके बताना नहीं है। नहीं, हमारा मकसद है इन अलग-अलग खबरों के बीच के कनेक्शन को ढूंढना, डॉट्स को जोड़ना। हाँ, देखना है कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और तकनीक की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, वो एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाता है। तो चलिए इसी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं पर्यावरण से। हमारे स्रोतों में 2 फरवरी को मनाए जाने वाले वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मतलब विश्व आर्द्रभूमि दिवस का जिक्र है। हाँ, और इस साल की थीम बड़ी दिलचस्प है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। आर्द्रभूमि और इंसान की भलाई। बिल्कुल, ये सीधे-सीधे बताता है कि ये तालाब, झीलें, मैंग्रोव्स ये सिर्फ सुंदर जगहों से कहीं ज़्यादा हैं। ये हमारे पीने के पानी, भोजन और यहाँ तक कि बाढ़ से हमारी सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। और इसी कड़ी में भारत ने 2 और जगहों को रामसर साइट का दर्जा दिया है। एक तो उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी अभयारण्य और दूसरा गुजरात में छारी ढंड। जी। ये अच्छी खबर है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या होता है? किसी जगह का रामसर साइट बन जाना? देखिए, ये एक तरह से उस पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व का ठप्पा लगने जैसा है। मतलब सरकार उस जगह के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध हो जाती है। अच्छा। इससे उस जगह को बचाने के लिए ज़्यादा ध्यान और फंड्स मिलते हैं। तो ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम के लिए एक सुरक्षा कवच है। एक सुरक्षा कवच। ठीक है, तो पर्यावरण की बात हो रही है। चलिए इसे सीधे खेती से जोड़ते हैं। स्रोतों में ग्रीन यूरिया को लेकर एक समझौते की बात है। एनजीओ और एसागो मिलकर आंध्र प्रदेश में एक प्लांट लगा रहे हैं। अब ये ग्रीन यूरिया क्या बला है? क्या ये सिर्फ रंग में हरी होती है? नहीं नहीं, रंग की बात नहीं है। यहाँ ग्रीन का मतलब है इसको बनाने के तरीके से। ओह, अच्छा। जो पारंपरिक यूरिया होती है वो प्राकृतिक गैस से बनती है, उसमें बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। लेकिन ग्रीन यूरिया को बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। जैसे सोलर या विंड पावर? बिल्कुल, सोलर या विंड पावर से पानी से हाइड्रोजन निकालकर उसे नाइट्रोजन से मिलाया जाता है। मतलब इसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जीरो है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छा नहीं है। आप सोचिए, अगर भारत अपनी यूरिया का एक बड़ा हिस्सा इस तरह बनाने लगे तो हमारी गैस इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो जाएगी। सही पकड़े, ये कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधे तौर पर कृषि सुरक्षा से जोड़ता है। ये तो एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। ये तो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल है। और देखिए कैसे एक चीज दूसरी से जुड़ रही है। इसी ग्रीन सोच को आगे बढ़ाते हुए बैंकिंग सेक्टर भी कदम उठा रहा है। एसबीआई ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्रा लॉन्च किया है। हाँ, चक्रा का मकसद है ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की राह आसान बनाना। और ये एक बहुत जरूरी बदलाव है। अब बैंक सिर्फ मुनाफा नहीं देख रहे, वो ये भी देख रहे हैं कि उनका पैसा लग कहाँ रहा है। वे टिकाऊ प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने में एक एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं। मतलब ग्रीन इकोनॉमी अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। नहीं, इसके पीछे अब बड़ा पैसा भी लग रहा है। तो पर्यावरण, खेती और फाइनेंस, ये तीनों एक ही दिशा में जाते दिख रहे हैं। चलिए अब दिशा बदलते हैं और तकनीक की बात करते हैं। किसानों के लिए ही एक और खबर है। भारत विस्तार नाम का एक बहुभाषी एआई टूल लॉन्च हुआ है। और ये बहुत कमाल की चीज है। तकनीक का असली फायदा तभी है जब वो आखिरी इंसान तक पहुंचे। सही बात है। आप सोचिए, असम का कोई किसान अपनी ही भाषा में मौसम की सटीक जानकारी ले सकता है, या महाराष्ट्र का कोई किसान कीटों के हमले के बारे में तुरंत पता लगा सकता है। ये एआई टूल भाषा की दीवार को गिराकर ज्ञान को हर किसी के लिए उपलब्ध करा रहा है। और तकनीक की बात करें तो एक और बहुत बड़ी खबर है। चीन ने स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। हाँ। एक मिनट, अंतरिक्ष में डेटा सेंटर? ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। इसका असल में मतलब क्या है? हमें क्या फायदा होगा इससे? बिल्कुल होगा, और बहुत बड़ा फायदा। देखिए, जमीन पर जो डेटा सेंटर्स होते हैं उन्हें ठंडा रखने में अरबों लीटर पानी और बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है। अंतरिक्ष की ठंडक में ये खर्च लगभग शून्य हो जाएगा। और दूसरा, सैटेलाइट से डेटा पहले जमीन पर आता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर वापस भेजा जाता है। इसमें समय लगता है, लैग होता है। हाँ। अगर डेटा सेंटर ही अंतरिक्ष में हो तो सैटेलाइट से मिला डेटा वहीं प्रोसेस होके तुरंत यूजर तक पहुंच सकता है। इससे कम्युनिकेशन की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। ये इंटरनेट और डेटा की दुनिया में एक क्रांति ला सकता है। वाह,
मतलब एक तरफ हम एआई से जमीन पर किसानों की मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में डेटा का भविष्य बना रहे हैं। लेकिन तकनीक का एक और पहलू है जो इन बड़ी बड़ी कंपनियों से बिल्कुल अलग है। हमारे स्रोतों में भारत टैक्सी का जिक्र है, जिसे भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा कहा जा रहा है। और ये बहुत ही दिलचस्प मॉडल है। देखिए, एक तरफ वॉलमार्ट जैसी पुरानी रिटेल कंपनियां खरबों डॉलर के आंकड़े छू रही हैं। जी, $1 ट्रिलियन। जी, जो बाजार के एक जगह केंद्रित होने को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत टैक्सी जैसा सहकारी मॉडल है, जो इस सेंट्रलाइज्ड मॉडल को चुनौती दे रहा है। इसमें ड्राइवर ही मालिक है। बिल्कुल। प्रॉफिट किसी एक बड़ी कंपनी के पास जाने की बजाय उन ड्राइवरों में बंटता है जो असल में मेहनत कर रहे हैं। ये तकनीक का इस्तेमाल लोगों को सशक्त बनाने के लिए कर रहा है, ना कि सिर्फ एक कंपनी को और बड़ा बनाने के लिए। सही पकड़ें। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे दो बिल्कुल अलग व्यावसायिक दर्शन एक ही समय में बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से ओडिशा में हुआ ब्लैक स्वान शिखर सम्मेलन इतना प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, ये ब्लैक स्वान शब्द मैंने सुना है। इसका मतलब क्या है? ब्लैक स्वान उन घटनाओं को कहते हैं जो होती तो बहुत कम है, लेकिन जब होती हैं तो सब कुछ बदल देती हैं, जैसे इंटरनेट का आना या 2008 का वित्तीय संकट। अच्छा। तो एआई और फिनटेक पर हुए इस सम्मेलन का नाम ब्लैक स्वान रखना ही ये बताता है कि हम ऐसे ही बड़े अप्रत्याशित बदलावों के मुहाने पर खड़े हैं। और भारत टैक्सी जैसा मॉडल भी एक छोटा ही सही पर ऐसा ही एक ब्लैक स्वान हो सकता है, जो पूरे गिग इकोनॉमी के काम करने का तरीका ही बदल दें। इसी से जुड़ा एक रिकॉर्ड बना है। निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करके सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली वित्त मंत्री बन गई हैं। और यह सिर्फ एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं है। इसे अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो ये तरह की नीतिगत और राजनीतिक स्थिरता का संकेत देता है। जब नीतियां बनाने वाले लोग लंबे समय तक टिकते हैं तो बड़े और लंबी अवधि के सुधारों को लागू करना आसान हो जाता है। और इसी स्थिरता का असर है कि विश्व बैंक जैसी संस्थाएं भारत पर भरोसा जता रही हैं। आप विश्व बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क यानी सीपीएफ की बात कर रही हैं, जिसका जिक्र स्रोतों में है। ये सीपीएफ होता क्या है? सीपीएफ एक तरह का रोड मैप होता है। इसमें विश्व बैंक और भारत सरकार मिलकर अगले 5-6 सालों के लिए प्राथमिकताएं तय करते हैं कि किन क्षेत्रों में मिलकर काम करना है, कहाँ निवेश करना है। जी, 2026 से 2031 के लिए इस फ्रेमवर्क को तैयार करने की बात ये दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भारत की आर्थिक दिशा और यहाँ की स्थिरता पर पूरा भरोसा है। तो ये स्थिरता राष्ट्रीय स्तर पर दिख रही है। अब जरा राज्यों की खबरों पर नजर डालें। महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक मील का पत्थर स्थापित हुआ है। सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक पद नहीं है। राजनीति में जब महिलाएं शीर्ष पदों पर पहुंचती हैं तो ये पूरी व्यवस्था को और अधिक समावेशी बनाने में मदद करता है और आने वाली पीढ़ी की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनता है। इसी तरह न्याय और अधिकारिता की दिशा में भी कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं। नवी मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अच्छा कानून बनाना जितना ही जरूरी है, अच्छे वकीलों का होना जो उस कानून को आम आदमी तक पहुंचा सके। सही बात है। ये सेंटर नए वकीलों को ट्रेनिंग देकर न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। लेकिन जब राज्यों के बीच ही विवाद हो तो न्याय कैसे हो? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पिन्यार नदी को लेकर एक पुराना विवाद है। हाँ, काफी पुराना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश दिया है। देखिए, भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। ट्रिब्यूनल का गठन एक संस्थागत तरीका है ऐसे जटिल मुद्दों को सुलझाने का। ये दिखाता है कि इन विवादों को सड़क पर लड़ने की बजाय एक संरचित कानूनी प्रक्रिया के तहत सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है। ये हमारे संघीय ढांचे की परिपक्वता को दर्शाता है। चलिए अब देश की सुरक्षा से जुड़ी कुछ बातों पर आते हैं। भारतीय सेना और आईटीबीपी ने अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा नाम का एक संयुक्त अभ्यास किया है। इस तरह के अभ्यास सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये न सिर्फ हमारी सैन्य तैयारियों को परखते हैं, बल्कि अलग अलग सुरक्षा बलों के बीच तालमेल को भी बेहतर बनाते हैं। और खासकर ऊंचाई वाले और मुश्किल इलाकों में? बिल्कुल, वहाँ ये तालमेल ही जीत और हार का फैसला करता है। और इसी संदर्भ में हमारे पड़ोस से भी एक खबर है। ऑपरेशन हेयर ऑफ के दूसरे चरण का उल्लेख है, जिसे बलूचिस्तान में बीएलए ने शुरू किया है। ये बीएलए क्या है? बीएलए का मतलब है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। यह एक अलगाववादी संगठन है। इस खबर का जिक्र हमें याद दिलाता है
कि इस क्षेत्र में सुरक्षा की चुनौतियां कितनी जटिल और निरंतर बनी हुई हैं। सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं होती, आत्मनिर्भरता से भी आती है। रक्षा उत्पादन से जुड़ी एक खबर है कि यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है। मिनी रत्न का दर्जा मिलना किसी सरकारी कंपनी के लिए सिर्फ एक सम्मान नहीं है, इसका असल मतलब है कि अब उन्हें छोटे-मोटे फैसलों के लिए बार-बार मंत्रालय के पास नहीं जाना पड़ेगा। वे 500 करोड़ रुपए तक के निवेश और जॉइंट वेंचर जैसे बड़े फैसले खुद कर सकते हैं। इससे काम में जबरदस्त तेजी आती है और कंपनी ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनती है। तो ये रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। निश्चित रूप से। तो हमने अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा के बड़े मुद्दों को समझा। अब जरा विज्ञान और स्वास्थ्य की दुनिया में चलते हैं। केंद्र सरकार ने बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए की शक्ति योजना का प्रस्ताव दिया है। शक्ति योजना का लक्ष्य है भारत को दवाओं और मेडिकल उपकरणों के रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल लीडर बनाना। ये भविष्य में आने वाली महामारियों के लिए हमें बेहतर ढंग से तैयार करेगा और साथ ही इस सेक्टर में हजारों नई नौकरियां भी पैदा करेगा। तो एक तरफ ये उम्मीद भरी योजना है, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य के क्षेत्र से एक चेतावनी भी है। कर्नाटक में कैशियोनोर फॉरेस्ट डिजीज यानी KFD से एक मौत की खबर है, जिसे मंकी फीवर भी कहते हैं। हाँ, मंकी फीवर। और ये हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र की दोहरी सच्चाई की याद दिलाता है। एक तरफ शक्ति योजना जैसे बड़े अवसर हैं और दूसरी तरफ KFD जैसी जूनोटिक बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। और ये एक निरंतर चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि हमें हाईटेक रिसर्च के साथ साथ जमीनी स्तर पर निगरानी और स्वास्थ्य सेवाओं का भी मजबूत करना होगा। विज्ञान की दुनिया से एक बहुत बड़े सम्मान की भी खबर है। वैज्ञानिक वीरभद्रन मामानाथन को प्रतिष्ठित क्रॉफर्ड प्राइज 2026 मिला है। ये एक बहुत ही बड़ा सम्मान है। क्रॉफर्ड प्राइज को अक्सर उन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है जिन्हें नोबेल कवर नहीं करता, जैसे कि खगोल विज्ञान, गणित और पृथ्वी विज्ञान। प्रोफेसर रामानाथन को ये पुरस्कार जलवायु विज्ञान में उनके अभूतपूर्व काम के लिए मिला है। ये पूरे भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए गर्व का पल है। बिल्कुल। अब आखिर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और खेल जगत की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। नई दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और सेशेल्स के राष्ट्रपति भी भारत यात्रा पर आए। ये दोनों घटनाएं बदलती दुनिया में भारत की बढ़ती कूटनीतिक भूमिका को दिखाती हैं। एक तरफ पश्चिम एशिया के साथ हम अपनी ऊर्जा और व्यापारिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हिंद महासागर में सेशेल्स जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के साथ। हाँ, भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। और इसी कूटनीति का एक नरम सांस्कृतिक रूप भी देखने को मिला। हरियाणा के सूरजकुंड मेले में इस बार भागीदार देश मिस्र था। ये सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब दो देशों के लोग एक दूसरे की कला, संगीत और संस्कृति को जानते समझते हैं तो उनके बीच का रिश्ता सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहता, वो और भी गहरा हो जाता है। चलिए अब फटाफट खेल जगत की ओर चलते हैं। 2026 के 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली में होंगे। और भारत के लिए स्क्वॉश से एक शानदार खबर है। युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह ने अपना पहला PSA ब्रॉन्ज खिताब जीता है। एक उभरती हुई प्रतिभा। बिल्कुल, और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगाती हैं। और पर्वतारोहण में कबाबियानों ने माउंट अकोंकागुआ को फतेह किया है। आखिर में एक बहुत ही अनोखा और सुंदर सम्मान, भूटान की महारानी को असम का सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 दिया गया है। ये दिखाता है कि सम्मान और पुरस्कार सिर्फ राजनीति या खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय कार्यों को मान्यता देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्रीय संबंधों में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश देता है। तो आज हमने पर्यावरण में ग्रीन शिफ्ट से लेके तकनीक के सहकारी मॉडल तक और राष्ट्रीय स्थिरता से लेके वैश्विक कूटनीति तक कई जरूरी मुद्दों को खंगाला।